जल संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में सच पे धड़क न्यूज चैनल जन सरोकार से प्रेरित एक खास कार्यक्रम पालर पानी का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम में राजस्थान में जल संरक्षण के लिए काम करने वाले जल योद्धाओं को एक मंच पर लाकर सम्मानित किया जाएगा। आइए दिखाते हैं ऐसे ही जल योद्धाओं और जल सुधार से जुड़ी कहानी, जिन्होंने कल के लिए आज पानी की बूंद बूंद को संजोया है, साथ ही जहां पर आज भी पानी में सुधार करने की जरूरत है। यह कहानी है राजस्थान के उस गांव की, जहां कभी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष होता था, और एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ अपनी गांव की तस्वीर ही नहीं बदली, बल्कि सोच को भी बदल दिया। ये है पद्मश्री से सम्मानित लक्ष्मण सिंह। हमारे गांव का तालाब है, इससे हमें बहुत फायदा होता है। इसमें गांव के जानवर पानी पीने आते हैं शाम सुबह, और जो पीछे के कुएं हैं ना, उसमें से जल स्रोत ऊपर आया है और जल की अब पूर्ति हुई है। हाँ, बार पानी नाडा भटकाया तो हरियाल होगी। पानी पी लिया, या छाड़ा बगाया खरगोशा पी लिया, रोजड़ा पी लिया, चाड़ी बकरी पी ली, या डांडा डोर पी लिया। आप देख रहे हैं हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट दूदू के लापोड़िया से। मैं इस वक्त लापोड़िया गांव में मौजूद हूं। ये वही गांव है जो एक दिन सूखे, पीड़ा और पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव और गांव वालों की ऐसी दशा को देखकर एक शख्स है, उसने इस पूरे गांव को बदलने की सोच विकसित की। आज ये गांव जल संरक्षण और शिक्षा के लिए जाना जाता है, और गांव के हालात की बदलती ये तस्वीर है। इसके पीछे जो शख्स हैं उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। 18 साल की उम्र में लक्ष्मण सिंह ने देखा कि गांव के लोग पानी के लिए कुएं में उतरते हैं। खेती उजड़ रही थी, स्कूल गायब थे। तब उन्होंने ठान लिया, गांव छोड़ना नहीं, गांव बदलना है। पद्मश्री लक्ष्मण सिंह की बदौलत सूखे राजस्थान में लापोड़िया गांव हरियाली से भरे पूरे एक टापू की तरह है। 300 परिवार वाला यह गांव कई साल से सूखे को मात दे रहा है। जयपुर से इसकी दूरी महज 2 घंटे की है। लापोड़िया गांव ने पारंपरिक जल संचयन प्रणाली को जिंदा कर जल संकट से मुक्ति पाली है। यह गांव बताता है कि बारिश के पानी को सहेजकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जा सकता है। उन्होंने जिस चौका तकनीक से तालाबों को रिचार्ज किया और चारागाहों को पुनर्जीवित किया, उससे 50 से अधिक गांव की तस्वीर बदल गई। लक्ष्मण सिंह ने जल संरक्षण के लिए जो आंदोलन शुरू किया, उसने आज 68 गांवों को नई दिशा दे दी है। 5वीं पास करके, उस जमाने में गांव में 5वीं स्कूल ही हुआ करती थी। फिर मैं जयपुर चला गया पौधार स्कूल में, 3-4-5 साल वहाँ पढ़ता रहा। वो 7-8 साल पढ़ते रहे। 10वीं क्लास में पहुँच गए हम लोग। और फिर जब वापस गांव आया तो अकाल पड़ा हुआ था। मई जून का महीना में वैसे ही पानी कम हो जाता है, तो लोग गांव के पनघट खोद रहे थे और ऊपर भीड़ लगी हुई थी, और पानी निकाल रहे थे पीने का, और वो मिट्टी में घुला हुआ पानी होता था, क्योंकि इधर से खुदाई उधर से पानी निकालना। कितनी समस्याएं थी। लक्ष्मण सिंह को पर्यावरण संरक्षण, तालाब बनाने और जल संरक्षण के लिए पद्मश्री दिया गया था। इस दौरान लक्ष्मण सिंह द्वारा इजाद हुई चौका पद्धति काफी सुर्खियों में रही। इसी पद्धति ने लापोड़िया सहित आसपास के 100 गांवों में इन्होंने पानी की समस्या को खत्म किया था। चौका पद्धति न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी काफी चर्चा का विषय बनी। यही वजह रही कि लक्ष्मण सिंह से चौका पद्धति की ट्रेनिंग लेने के लिए इजराइल ने भी अप्रोच किया।
जल संरक्षण की मुहिम में लगे लक्ष्मण सिंह ने न सिर्फ तालाबों की खुदाई की, बल्कि एक खास सिस्टम चौका सिस्टम का इजाद किया। चौका सिस्टम से जल भूमि में रिस कर जाता है, जिससे भूमि उपजाऊ होती है, फसल अच्छी होती है। मेरे जैसे दादा परदादा बताते थे कि 1977 के टाइम में पानी का इतना अकाल पड़ गया था कि 70 फीट गहरे कुएं में अंदर जाके पानी निकालना पड़ता था और ऊपर वाला व्यक्ति इंतज़ार करता था कि आप आओ और हम जाए, और पानी के अंदर मिट्टी उड़ जाती थी तो उसको बैठने के बाद पानी निकालते थे। अब धीरे धीरे ऐसा टाइम आया कि अभी 5 फीट पे पानी मिल जाएगा आपको। इस गर्मी टाइम में 5 फीट कुएं में पानी है, और मानसून टाइम में कुएं ओवरफ्लो करते हैं। ये सब तालाब बनाने का, जो तालाब तो बना हुआ था पहले, उसकी मरम्मत की, तालाब टूट गया था, पानी रुक नहीं रहा था। देखो, चौका सिस्टम सूखा और बाढ़ दोनों को रोकता है, और यहाँ चौका सिस्टम से हमने 9 इंची पानी रोका है। और 9 इंची पानी रोकने का अर्थ ये है कि 9 इंची से अगर ज़्यादा पानी हम रोकेंगे तो यहाँ घास गल जाएगी, उसके बीज गल जाएंगे, घास हो नहीं पाएगी। और 9 इंची से कम पानी अगर रोकते हैं तो मॉइस्चर नहीं बनेगा, तो घास वैसे नहीं पनपेगी। तो हम 9 इंची इसलिए पानी रोकते हैं कि घास रुके, और बाढ़ दोनों को ये चौका रोकते हैं। 18 साल की उम्र में ही लक्ष्मण सिंह ने ठान लिया था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। भले ही उम्र छोटी थी, लेकिन लक्ष्य बड़ा और कठिन था। 40 साल पहले अपने गांव की सूरत बदलने की कोशिश शुरू करने वाले लक्ष्मण सिंह की उम्र अब 68 वर्ष है। इन 40 साल में लापोड़िया गांव की तस्वीर भी बदली और पढ़ाई की व्यवस्था भी। खुद लक्ष्मण सिंह ने 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई लापोड़िया में ही की, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल नहीं था। लेकिन एक सकारात्मक सोच ने आज लापोड़िया को पानी के साथ साथ शिक्षा में भी चमका दिया। लक्ष्मण सिंह ने गांवों में स्कूल चलाने का अभियान चलाया। जिन गांवों में स्कूल नहीं थे, वहां स्कूल खोले गए और सभी पढ़े लिखे लोगों को रोस्टर के आधार पर पढ़ाने की ड्यूटी पर भेजा गया। इस तरह धीरे धीरे लक्ष्मण सिंह ने करीब 50 गांवों में स्कूल खोले और खुलवाए। पानी के साथ साथ लक्ष्मण सिंह ने गांव में शिक्षा को लेकर भी अलख जगाई। इसके बाद में गांव-गांव स्कूल खुले, लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया गया, और आज ये बच्चे लापोड़िया का, राजस्थान का और देश का भविष्य हैं। कैसी गांव की शिक्षा आए तो हमने स्कूल खोले। हम रात को अपनी लालटेन, जब लाइट नहीं आई थी, लालटेन ले जाते, वो बोर्ड खाती बना देता था। तो 40-45 गांव में ये स्कूलें चली, तो कोई 8 रुपए का बोर्ड बनता था किसी ज़माने में, या कोई कहता मैं तो फ्री बनाऊंगा बच्चों के लिए, तो हम वो बोर्ड चौक माट साहब से ले आते थे। स्कूलें चलती थी और माट साहब भी आ जाते थे, और हम अक्सर ज्ञान तो देते ही थे, जिसमें ग्वाल बैठते थे, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग बैठते थे, स्कूल के बच्चे भी बैठते थे, उनको पढ़ाते, फिर गांव की संस्कृति भी पढ़ाते। आज मांगा गांव के लिए चिराग को ठीक हो बामो, तालाब में ठीक हो बामो, और पानी की समस्या मिटी जे, दूध बढ़ियो जे, दूध पीते हो जे, और क्यों ज्ञान भी बढ़ियो जे, ज्ञान पढ़ियो जे, छोरा छोरी पढ़िया भी जे, छोरा छोरी बेचारा नौकरी भी लग गया जे। लक्ष्मण सिंह ने अपनी मुहिम को सिर्फ लापोड़िया गांव तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उनकी संस्था ने 50 से ज़्यादा गांव में जल संरक्षण पर काम किया। यही वजह है कि आज लक्ष्मण सिंह का नाम राजस्थान के हर कोने में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। लक्ष्मण सिंह ने लापोड़िया के अलावा राजस्थान के करीब 100 गांवों को हरा भरा कर दिया। पानी बचाने की उनकी अभिनव तकनीक और उनके अथक अभियानों ने 100 से अधिक गांवों की किस्मत बदल दी है। लापोड़िया के परिवर्तन की सफलता सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रही। इस परिवर्तन ने कई गांव को ऐसे प्रयास को करने के लिए प्रेरित किया। यही वजह है कि उनकी कहानी ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक प्रेरणा बन गई है। उनकी विरासत न केवल उन्हें मिले पुरस्कारों में, बल्कि लापोड़िया के संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र में भी झलकती है। लापोड़िया गांव के रहने वाले लक्ष्मण सिंह को 2 साल पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें जल संरक्षण और
पर्यावरण क्षेत्र में उनके 4 दशक के योगदान के लिए मिला। वर्ष 1977 में उन्होंने जल संरक्षण के लिए श्रमदान शुरू किया और 1987 से धरती जतन यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया, जो आज भी जारी है। कि काम करते करते जितना अपमान हुआ तो प्रकृति ने, ईश्वर ने और सरकार ने सोचा कि इसके सब अपमान का जवाब पद्मश्री दे के कर दो। अब ये पद्मश्री तो मिला है, लेकिन इसके पहले से हमने हमारा एक अभियान स्टार्ट हुआ है कि हर जीव की जिम्मेदारी होती है, हम तो मनुष्य हैं, तो आने वाली पीढ़ी को, इस देश को, इस गाँव को, इन खेतों को, इन संस्कृति को सौंपने का काम कर रहे हैं। वो अच्छे से सौंप लेंगे, अच्छे से स्वीकार कर लेंगे, तो ये हम इसको पद्मश्री का सम्मान का मान और बढ़ेगा। आज लापोड़िया एक जीवंत उदाहरण के रूप में खड़ा है कि कैसे एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लक्ष्मण सिंह की कहानी बताती है कि जब समाज की शक्ति पर्यावरण संरक्षण और एक साझा उद्देश्य के लिए एक साथ आती है, तो परिवर्तनकारी प्रगति को कोई ताकत नहीं रोक पाती है। लापोड़िया के इस सफर ने सिखाया है कि अगर इरादा हो तो परिवर्तन एक व्यक्ति भी ला सकता है। अब पानी एक समस्या नहीं बल्कि आंदोलन बन चुका है और इसका चेहरा है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने जो किया वो पूरे देश के लिए किया है, एक जगह के लिए नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, एक बूंद से भी आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, लापोड़िया। पिछले 2 दशकों से सांगानेर की खेती की सच्चाई हम जानते भी हैं और नहीं, मगर इस खौफनाक हकीकत से पूरी तरह बेखबर भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली में परोसे जाने वाली हरी भरी सब्जियां कितनी महफूज हैं? जो अन्न हमें सेहतमंद बनाना चाहिए, कहीं वो बीमारियों का सबब तो नहीं बन रहा? अगर आप भी ये सवाल सोचकर परेशान हो गए हैं, तो आज की रिपोर्ट आपके लिए। हम आपको दिखाएंगे वो मनाजिर जो आपकी होश उड़ा देंगे। खेतों में बहता गंदा पानी, उन्हीं सब्जियों का बाजारों में बिकना और वो खामोश जहर जो हमारी सेहत को तबाह कर रहा है। यह जमीन कभी सुनहरी फसल उगाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज यहाँ उगने वाला हर दाना और पत्ता जहर में डूबा हुआ है। अभी हम सांगानेर के उन खेतों के आसपास मौजूद हैं जहाँ पर सिंचाई के लिए, फसल उगाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, फल सब्जी उगाने के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये गंदा पानी जो नाला है गंदा, यहाँ से निकाला जाता है और खेतों तक जो है वो पहुँचाया जाता है। और ये जो ये देख रहे हैं ये गंदा नाला, इसमें तमाम तरह के जो केमिकल हैं वो भी गिरे हुए हैं, क्योंकि इस पानी का कलर देखिए किस तरह से अलग अलग कलर हैं वो इस पानी में है। और ये पानी है, कई तरह का जो केमिकल है वो मिला हुआ है, क्योंकि आसपास कई ऐसे कारखाने हैं जहाँ से बहुत ही जहरीला और बैक्टीरिया जैसा केमिकल यहाँ पर नाले में छोड़ा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो गटर का पानी है वो भी डाला जाता है और इसी पानी से जो खेतों में इस्तेमाल होता है, जो सब्जियाँ उगाई जाती है, जो फल होते हैं, जो फसल होती है, उसको आप और हम थाली में खाते हैं। आखिर किस तरह से ये जो पूरे गंदे नाले का पानी है ये फसलों तक पहुंचता है या किसान के खेत तक पहुंचता है, बताते हैं कि किस तरह से। देखिए ये जो तमाम पंप सेट लगे हुए हैं यहाँ पर एक किसानों के हैं और इन पंप सेट के माध्यम से एक अंडरग्राउंड लाइन है वो बिछाकर खेतों तक ले जाया जाता है और जो खेत हैं वहाँ पर इसी पानी का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ जहरीला ही नहीं बल्कि बेहद हानिकारक है, जिससे सेहत खराब हो सकती है, कई गंभीर बीमारियाँ वो भी हो सकती हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है और क्या मजबूरी है किसानों की, इस पानी का इस्तेमाल उनको करना पड़ रहा है? किसानों से जानते हैं कि क्यों ऐसे हालात बने हुए हैं। बाबूजी, ये जो पानी यहाँ से ले जाया जा रहा है, जो कुछ इंजन चल रहे हैं, ये पानी किस काम में यूज लिया जाता है? भैंस के बाजरा, ज्वार, चारा, रंजगा ये बते हैं।
तो जैसा देख रहे हैं पानी गंदे के साथ साथ कुछ कलर भी है, इसमें केमिकल उमिकल आता है क्या? हाँ, ये केमिकल आता है। हमारी समस्या तो डांडा को पिलाते हैं, खुआते हैं, क्या करते हैं। अब ये तो इस नाला में फैक्ट्री का आता है, फैक्ट्री एरिया का ये है। यहाँ पर कुछ सब्जी बाड़ी खेती बाड़ी भी होती है इस एरिया में, तो किस तरह से वो इसी पानी से होती है? नहीं, कोई बोरिंग भी करा रखा है जिसमें कोई थोड़ा बहुत पानी है तो उससे भी लेता है, कोई इससे भी लेता है। वो तो काम तो करता है ये सारा ही। मतलब ये नुकसानदायक तो कहीं ना कहीं है, लेकिन एक मजबूरी समस्या मजबूरी में ले रहा है, मजबूरी है। कोई भी मजबूरी का काम से कर रहा है, तो मजबूरी है। बढ़िया पानी हो तो इसको कौन काम लेगा? पानी का तो इस्तेमाल अभी हमें तो कुएं से भी कर रहे हैं और बाकी इधर नाले से भी आ रहा है। तो फसलें तो हमारी क्या है ठीक हो रही है, इससे तो कोई नुकसान है नहीं हमारे को। तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारे कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ लगता नहीं है फसल में, फसलें भी ठीक है और कोई परेशानी है नहीं हमारे को। तो अब कोई परेशानी है तो गवर्नमेंट की सुविधा कर दो इसकी। फैक्ट्री वालों को फिल्टर करके छुड़ाओ ना उसको, भाई फैक्ट्री वाले फिल्टर करके छोड़ो पानी को तो अपना भी साफ हो जाएगा। वैसे भी सर क्या करें, किसान लोग हैं जो इसी से गुजारा करते हैं अपना। यहाँ से इंजन लगा के ये गंदे केमिकल का पानी जाता है, इसमें सीवर का पानी भी डाल देते हैं ये टैंकर वाले, सब ये गंदा पानी जाता है। खेतों का प्रभाव है, इसमें सभी प्रकार के केमिकल आते हैं फैक्ट्रियों से, तेजाब भी आते हैं और भी कई केमिकल आते हैं। अभी तक की कहानी में किसानों ने जहरीली सब्जियां उगाने की मजबूरी को बयां किया है। हालांकि कई किसान ऐसे भी थे जो कैमरे के सामने नहीं बोल पाए, लेकिन कैमरे के पीछे फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीले पानी के इस्तेमाल पर हकीकत की कई परतों को उधेड़ा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस जहरीली पैदावार से शरीर को क्या नुकसान होंगे? जहर से घुली हुई सब्जियां और फल शरीर में किस तरह की गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती हैं? यह जानने के लिए सच बेधड़क ने डॉक्टर से भी बात की, तो दूसरी तरफ ग्राउंड पर जाकर सब्जी मंडी में ग्राहकों का हाल भी जाना। कई ग्राहकों ने कहा कि आजकल सिर्फ मजबूरी में फल सब्जी खा रहे हैं, क्योंकि फल सब्जी तो बचे नहीं, सिर्फ जहर है जो हम सबकी थाली में है। इसमें जो भी केमिकल्स जो काम में आते हैं इस समय, जो जैसे इंडस्ट्री जो भी आसपास इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो केमिकल्स हैं, उनसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय यह है कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में कैंसर जो बढ़ता जा रहा है उसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या जो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है। उसका भी कारण यही है कि जो एंटीबायोटिक का डिस्पोजल प्रॉपर नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर की दवाइयों का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा, तो उन दवाइयों से जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप होते जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह के केमिकल से। और इन केमिकल से एलर्जी होना, आपके अस्थमा रहना, इस तरह की बहुत ही यंग एज में हार्ट अटैक होना, हार्ट की बीमारियाँ होना, लीवर की बीमारियाँ होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना और किडनी खराब होना, इन सब केमिकल्स और इनकी वजह से, और लोगों की जीआईटी डिस्टर्ब रहना, ये एक बहुत प्रमुख कारण है जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ की वजह से। वाटर पॉल्यूशन हो रहा है एक तरह से। हाँ सर, मजबूरी में तो लेनी पड़ती है, लेकिन ये है कि इसकी स्वाद तो पहले जैसा तो है नहीं। जैसे एक तो अपन पूरा प्राकृतिक तरीके से उगा के सब्जियां, और वो उसका टेस्ट तो अलग ही रहता है, लेकिन इनमें यही है कि बस अब काम चलाना ही है तो फिर लेने ही पड़ेंगे, और कहाँ से ले। कोई ऑप्शन भी ऐसा है नहीं कि पर्टिकुलर कि वहाँ से अपन ले सकें। हाँ, जैसे संगनेर में फैक्ट्रियों का पानी आता है तो वहीं से उगती हैं सब्जियां, और सिंगाड़े वगैरह भी वहीं से आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सेहत के लिए तो ख़राब ही है ना। लेकिन अभी कोई ऑप्शन ऐसा, अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ सुधार करे तो फिर कुछ हो सकता है। हाँ, हम हर दिन सब्जियां खरीदते हैं, अपने बच्चों और परिवार को खिलाते हैं, ये सोचकर कि ये हमारी सेहत के लिए मुफीद है। लेकिन जब इनकी असली हकीकत सामने आती है तो क्या हम इन्हें यूं ही खा सकते हैं? ये सिर्फ सांगानेर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। कब तक हम अपनी आंखें मूंदे रखेंगे? कब तक हम अपने घर वालों को अनजाने में जहर खिलाते रहेंगे? सबसे डरावनी बात, जब अगली बार आप बाजार से सब्जी खरीदेंगे तो क्या पहचान पाएंगे कि वो जहरीली है या नहीं? राजस्थान का अर्ध मरुस्थलीय इलाका, तपती धूप, सूखी धरती, दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं। जहां एक बूंद पानी की कीमत सोने से कम नहीं, वहां अगर कोई कहे कि वह सिर्फ 1 लीटर पानी में पेड़ उगाता है
तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यह कोई जादू नहीं है, बल्कि सच है। इसके लिए आज सीकर जिले के दाता गांव के सुंडाराम वर्मा से मिलवाते हैं। पद्मश्री सुंडाराम वर्मा की क्रांतिकारी पहल से ऐसा मुमकिन हुआ है और 1 लीटर पानी से तैयार पौधे आज पेड़ बनकर चारों तरफ लहलहा रहे हैं। बूंद बूंद पानी बचाने का प्रयास, पद्मश्री सुंडाराम वर्मा का सामाजिक सरोकार। सुंडाराम वर्मा ने इजाद किया ड्राई फार्मिंग का फॉर्मूला। 1 लीटर पानी से पेड़ों को मिला जीवन। सुंडाराम वर्मा ने नामुमकिन को किया मुमकिन। जल क्रांति से हरित क्रांति के नायक बने सुंडाराम वर्मा। साल 1972 में जब देश हरित क्रांति के दौर से गुजर रहा था, उस समय राजस्थान के एक युवा ने अपनी डिग्री पूरी कर सीधे खेती को अपनाया और वो नाम है सुंडाराम वर्मा। सुंडाराम वर्मा ये नाम राजस्थान के किसानों के बीच किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नए नए प्रयोगों से वो अपने क्षेत्र में बदलाव की ऐसी बयार लेकर आए कि तस्वीर ही बदल गई। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। मेहनत और सच्ची लगन के बूते सब कुछ संभव है। उन्होंने 1 लीटर पानी से एक पेड़ को विकसित करने की उन्नत तकनीक इजाद की। वर्षों से मैं इन पेड़ पौधों पे काम कर रहा हूँ, करीब 25-30 साल से 1 लीटर पानी पे, और कुछ देसी किस्मों का विकास किया है, जिसमें राजस्थान की प्रमुख फसलें मूंग, मोठ, चना, सरसों, गेहूँ, मेथी, और इसके साथ में पानी को, बरसात के पानी को एक जगह संरक्षित करने का, संग्रह करने का कार्य किया है। राजस्थान, जहां औसतन सिर्फ 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं सुंडाराम वर्मा ने सोचा कि अगर बारिश का हर कतरा बचा लिया जाए तो पानी की कमी को मात दी जा सकती है। बारिश की कमी के चलते भूजल स्तर काफी नीचे चला जाता है। सुंडाराम वर्मा बताते हैं कि इसी भूजल स्तर को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। बारिश का पानी सीधा जमीन में जाता है। यदि इस पानी को बचा लिया जाए तो दूसरा पानी बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज सुंडाराम वर्मा ने अपनी इसी विचारधारा से पौधे लगाए हैं, जिसमें 80% पौधे जीवित हैं। कृषि के क्षेत्र में पानी की बचत एक बड़ी अर्निंग के तौर पर देखी जाती है, जो सुंडाराम वर्मा ने कमाई है। खेती में नित नए प्रयासों से सुंडाराम वर्मा को साल 1982 तक राज्य के प्रसिद्ध युवा किसानों के तौर पर पहचाना जाने लगा। कृषि में अच्छा प्रदर्शन करने लगे तो नई दिल्ली में एक सम्मानित ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए चुना गया। यहाँ सुंडाराम वर्मा ने पहली बार ड्राई फार्मिंग के बारे में जाना। ड्राई फार्मिंग टेक्निक है वो ये होती है कि बरसात की नमी को रोककर सर्दियों में हम कोई फसल लेते हैं, उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं, और उसकी सिंचाई नहीं होती, वो बरसात पर आधारित होती है या ज़मीन में जो नमी संरक्षित होती है उस पर आधारित होती है। तो क्या हुआ कि वो मैंने विस्तार से सीखी, परीक्षण करके मैं यहाँ आया और फिर मैंने ये सोचा कि उस टेक्निक में क्या होता है कि अगर कोई खेत खरपतवार मुक्त हो, ऊपर की ज़मीन पोली, खरपतवार मुक्त होने से घास द्वारा या खरपतवार पानी अवशोषित होता है, वो रुक जाता है, और ऊपर की ज़मीन को हम पोली करते रहें निराई गुड़ाई के माध्यम से, तो जो सुराखों से द्वारा पानी ज़मीन से बाहर निकलता है वो बंद हो जाता है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो निराई गुड़ाई से कैपिलरीज टूट जाती है, टूटने के कारण से वो ज़मीन हमेशा नमी युक्त रहती है, और जो पौधा था वो इसीलिए वो आगे बढ़ गया क्योंकि उसमें नमी थी। सुंडाराम वर्मा के प्रयोग न सिर्फ खेतों में हरियाली लेकर आए, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं को राजस्थान खींच लाए। कड़ी मेहनत और उपलब्धियों के बलबूते कृषि क्षेत्र में आयाम स्थापित करने वाले सुंडाराम वर्मा को भारत सरकार ने
साल 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया। कहने को तो सुंडाराम एक किसान है, मगर इनकी सोच, समझ और नवाचार किसी कृषि वैज्ञानिक से कम नहीं है और इसी बात का सबूत है पद्मश्री अवार्ड। अब यह क्रांति सिर्फ सीकर तक ही सीमित नहीं रही। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्य सुंडाराम वर्मा से तकनीक सीख रहे हैं और अपनाते भी जा रहे हैं। अब कृषि एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि ड्राई फार्मिंग आने वाले भविष्य की कुंजी है, खासकर इस क्लाइमेट चेंज के दौर में। तो ये जो इतने जब काम किए हैं, सब थोड़ा थोड़ा मिला के इनका सबका योगदान है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। यानी राजस्थान की बात आती है तो पानी, पर्यावरण, जैव विविधता और नवाचारों का संतुलन, ये सब महत्वपूर्ण है। तो इन सब कारणों से जो पुरस्कार मिला है वो काफ़ी प्रोत्साहन हुआ है, मिला है मुझसे। और आप ये देखिए कि पिछले 25 सालों में 50,000 पौधे लगाए थे। पुरस्कार से एक पहचान बनती है कि पुरस्कार क्यों मिला है। और फिर राजस्थान में जब कोई सुनता है कि 1 लीटर से पानी पौधे लगा रहे हैं तो वो थोड़ा अचरज भी लगता है और आश्चर्य भी होता है सबको, लेकिन जब आके देखते हैं तो सब प्रभावित होते हैं। मेरा मकसद ये है कि इस चीज़ को अलग अलग जिलों में मैं कर रहा हूँ। यह सिर्फ खेती नहीं, यह क्रांति है। यह सिर्फ सुंडाराम वर्मा की जीत नहीं, यह धरती माता की मुस्कान है। ये भविष्य की वो कुंजी है जिसे सुंडाराम वर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास से जल क्रांति का एक बड़ा संदेश दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी अगर इस तकनीक को अपनाती है तो भविष्य के लिए हम पानी की एक एक बूंद को संचित कर पाएंगे और सुंडाराम वर्मा के इरादे को न सिर्फ पंख मिलेंगे बल्कि नवाचार से हमारे किसानों को भी संजीवनी मिलेगी, क्योंकि ये एक मकसद है। ये है राजस्थान का पहला पार्क जहां हरियाली को संवारने के लिए खुद का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी न अलग से खाद की जरूरत, न पानी का बेकार खर्च। कोटा का सिटी पार्क, जिसे ऑक्सीजन भी कहते हैं, सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि बेहतरीन प्लानिंग और हरे भरे माहौल को बचाने की एक मिसाल है। इतनी सफाई, इतनी हरियाली और इतनी अच्छी व्यवस्था, ये देखकर दिल खुश हो गया। पार्क के कोने पर बना ये 2 MLD सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आसपास की कॉलोनियों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करता है और इसे इस पार्क के 2 लाख से ज्यादा पेड़ पौधों की सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है। यानी हर बूंद की कद्र यहाँ पर होती है। यहाँ सिर्फ पानी ही नहीं बचाया जाता बल्कि इस साफ किए गए पानी से बनने वाली खाद भी पार्क में इस्तेमाल होती है। यानी हरियाली को संवारने में कोई समझौता नहीं। और अगर आप सुकून के लम्हों की तलाश में हैं, इस पार्क की नहर आपको कश्मीर की याद दिलाएगी। 1200 मीटर लंबी इस नहर में चंबल से साफ किया हुआ पानी भरा जाता है जो हर वक्त बहता रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे हम राजस्थान में नहीं बल्कि किसी हिल स्टेशन पर घूम रहे हैं। यहाँ गाड़ियों का शोर नहीं, धुएं की परेशानी नहीं, पार्क में पेट्रोल डीजल की कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। सफर के लिए ई-व्हीकल्स और सफाई के लिए भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। ऑक्सीजन पार्क एक ऐसी जगह जहाँ कुदरत और टेक्नोलॉजी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जहाँ हर पौधा, हर बूंद और हर सांस आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तोहफा है। ऐसे पार्क हर शहर में होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।